Good morning everyone. So in today's video, let's discuss a new topic and very popular topic of the chapter number 12, that is legal protection to the consumer. So in this chapter, firstly we discussed how many acts were passed by the Indian government from the independence till now, as well as we discussed the new silent feature of the new Consumer Protection Act 2019. So without creating a delay, let's start our today's topic. The first topic, legal protection to consumer. So if we are talking about the legal protection provided to the consumer, so you know very well, the Indian legal framework consists a number of regulations which provide protection to consumers. As per Right to Information Act 2005, as per Right to Information Act 2005, as per Right to Information Act 2005, Section 4, all relevant information is required to be made available to all citizens of the country, and the regulations are given. So what are the legal protection given to the consumer? Number one is Consumer Protection Act 9. Consumer Protection Act. The Consumer Protection Act, as well as the Indian Contract Act. Indian कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्ट्स के नाम हैं जिन्हें इंडिया में इशू किया गया है ताकि हम कंज्यूमर्स को उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को से उनका अवेयर करा सकें, उनको अवेयर करा सकें, एज वेल एज इसलिए भी हुआ है ताकि हम उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें. So the Consumer Protection Act है, Indian Contract Acts हैं, and Sale of Goods Act है. ये सारे एक्ट्स कौन से हैं जो कंज्यूमर के को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में इंप्लीमेंट किए गए. The Sale of Goods Act, as well as the Essential Commodities Act. इन सारे एक्ट्स के नाम आपको याद होने चाहिए with their dates. Essential Commodities Act. एक्ट्स की बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 is a new amended act which were implemented by the Indian government in the second last year, that is in 2019. and पुराना जो एक्ट था 2000 वो था 1986. इससे पहले जो था ओल्ड था वो 1986 था. उसको रिवाइज करके 2019 किया गया. जैसे कंपनीज एक्ट था पुराना वाला 1956, उसको रिवाइज करके 2013 किया गया. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये सारी चीजें आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं. एज वेल एज द नेक्स्ट एक्ट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955. और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, उनके मैं नाम लिखवा देता हूं पहले आपको. नेक्स्ट एक्ट का नाम है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट. द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट
1937, as well as the Prevention of Food Alteration Act, the Prevention of Food Adulteration Act, and the year will be of 1954. Okay, next will be your standards of weight, weights and measures act. इसका ईयर है 1976. ट्रेडमार्क एक्ट, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं. ट्रेडमार्क एक्ट, you know very well, trademark is like intangible assets. So trademark act in the year 1999, and competition act जो है बहुत ही फेमस एक्ट है, क्योंकि इससे पहले MRTP एक्ट चलता था, MRTP एक्ट, लेकिन उसे रिवाइज करके MRTP एक्ट मतलब मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था 1969, बहुत ही पुराना था, बस उसे अमेंड करके 2002 लाया गया है, कॉम्पिटिशन एक्ट. एंड एक और एक्ट है, आपने सुना होगा, ज्वेलरीज पे, गोल्ड पे BIS हॉलमार्क होता है. उसी तरह से ये प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए कि वो प्रोडक्ट सारे जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको पूरा करता है, तो उन सारे प्रोडक्ट्स पे क्या होना चाहिए? हॉलमार्क होना चाहिए, ISI मार्क होना चाहिए इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे एगमार्क होना चाहिए. तो उसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट. उसे भी हम लोग लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट. So you can see that इंडिया में कंज्यूमर को भगवान माना जाता है. इंडिया में कंज्यूमर को भगवान से भी बढ़ के माना जाता है, मार्केट का किंग माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है. क्यों? ताकि उसे हम ये सारे राइट्स, ये सारी चीजें एक अच्छे वे और मैनर में क्या कर सकें? प्रोवाइड कर सकें. Okay, so you can see that a lots of the acts given by the Consumer Protection Act. So please note down. So you can see that a lots of the acts were implemented by the Indian government since independence to protect the interest of the consumer. And you can see that the first and very popular act implemented by the Indian government in the 1986, that is the Consumer Protection Act. And you know very well, in this act a lots of the drawbacks in the quantitative and the as well as the qualitative aspects. That's why in the year 2019, Indian government changed some of the important points under in it. As well as Indian government constituted the Indian Contract Act, and with the help of these act will create a better understanding and create a legal liabilities among different parties of the contract. If we are talking about the third act, that is the Sale of Goods Act 1932, this act provides a better guideline for the sale of goods. यानी एक कंपनी को किस तरह से अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए, कंज्यूमर को प्रोवाइड करना चाहिए,
एंड उसके डिफरेंट कॉजेज एंड इफेक्ट्स क्या होंगे उनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जो हमें कोविड-19 पैंडेमिक में भी काफी रिलीफ पहुंचाया, दैट इज एन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इसमें भी काफी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 इस बात पर फोकस करता है कि इंडिया में जो भी इस एसेंशियल कमोडिटीज की कैटेगरीज में आते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं, उनके प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके, उनके डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस किया जा सके। एज वेल एज रही बात ट्रेडमार्क एक्ट की, कंपटीशन एक्ट की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट की, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर एक्ट एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट्स, ये सारे एक्ट्स कंज्यूमर को क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव बेनिफिट्स भी पहुंचाते हैं। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडमार्क एक्ट, तो एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट कर सकता है, ब्रांड मार्क को प्रोटेक्ट कर सकता है, ताकि दूसरी कोई भी कंपनी उसके ब्रांड मार्क को मिसयूज ना कर सके। कंपटीशन एक्ट, दो फर्म्स के बीच में एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए और कंपटीशन के बहाने ये ना हो कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन के लिए वो अपने प्रोडक्ट को मिसलीड करें, मिस रिप्रेजेंटेशन करें, यानी फेयर कंपटीशन मार्केट में अवेलेबल रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट, तो ये एक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट पहुंचाता है। इट मींस विद द हेल्प ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन मिलता है और उन पे काफी कुछ रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि उस पर टैक्स ना लगे, अगर टैक्स लग भी रहा है तो मिनिमम रेट से लगे। प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट 1954 सेज दैट कि जो फूड्स आप रेस्टोरेंट्स में कई तरह के मल्टीनेशनल्स होटल्स में आप कंज्यूम करते हैं, उसमें भी एडल्ट्रेशन ना हो। स्टैंडर्ड एंड वेट्स मेजर एक्ट इस बात पे फोकस करता है कि कोई भी प्रोडक्ट बने तो उसमें ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उनके ये मेजर्स होने चाहिए। जैसे आपने बहुत रिसेंटली सुना था, मैगी को रिलेटेड से लेकर कई सारे कंप्लेंट्स आए थे और उसकी जांच हुई थी और उसमें पाया गया था कि मैगी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए गए थे जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं थे। तो वो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट और स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट के अंदर गवर्न किए जाते हैं। वही बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 10th is Bureau of Indian Standard Act 1986, which is a very popular act, you know very well. Different acts are also run by the government, चाहे वो स्टैंडर्ड, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसने कई तरह के एक्ट्स भी पब्लिश किए हैं, ब्रॉडकास्ट किए हैं कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदते वक्त उस पे जो BIS हॉलमार्क होता है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS मार्क्स जो होते हैं वो प्रिंटेड होने चाहिए। जैसे गोल्ड ज्वेलरीज पे हॉलमार्क होना चाहिए और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं उस पे ISI मार्क्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे एड मार्क्स प्रिंटेड होने चाहिए। सो यू कैन सी दैट ये जो 10 एक्ट मैंने आपको दिया है, ऑल दीज 10 एक्ट्स प्रोवाइड्स अ लीगल प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 एज पर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। RTI के तहत ये पता करने की कोशिश की गई थी कि हमारे देश में इंडियन कंज्यूमर्स को कितने तरह के प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देख रहे हैं एक तरह से कई सारे, अब इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जो हमारे देश में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, सो हम लोग बात करते हैं हमारे चैप्टर की, जो हमारा चैप्टर का नाम है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, जिसे 1986 जो पुराना एक्ट था
उसे रिप्लेस करके नया एक्ट इंप्लीमेंट किया गया है इन आवर कंट्री। इसके कौन कौन से साइलेंट फीचर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन ऑल दीस थिंग्स इन योर कॉपी प्रॉपर्ली। So the first point is related to the silent feature of Consumer Protection Act 2019। पहले हम लोग इस टॉपिक पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अगर किसी के पास कोई पुरानी बुक होगी तो वो इन सारे पॉइंट्स से क्या कर सकता है, न्यू पॉइंट्स डेवलप कर सकता है और डिफरेंशिएट कर सकता है कि how old Consumer Protection Act 1986 is different from the new Consumer Protection Act 2019. So let's discuss the Consumer Protection Act. You know very well, by the Indian government to protect the interest of the consumer, the very famous act will be implemented by the Indian government in our country, that is the Consumer Protection Act. As per the Consumer Protection Act, you know very well, the old Consumer Protection Act will be governed under the 1986. जो ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 से रिलेट करता था, 1986 में बना था। अब जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें हम लोग बात करें सो वो पास हुआ था, मतलब उसे पास हुआ था। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एक्ट को लेकर कि वो प्रोटेक्शन एक्ट या वो एक्ट कब पास हुआ और कब इंप्लीमेंट हुआ, यानी कब अप्लाई हुआ इन ऑल ओवर इंडिया। सो द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वर पास्ड इन द ईयर 9 अगस्त 2019। 9 अगस्त 2019 को जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 वो पास हुआ और ऑल ओवर इंडिया में 20 जुलाई 2020 में हमारे देश में पूरे जोरों शोरों पे इसे अप्लाई कर दिया गया। यानी कि यू कैन सी दैट पास हुआ हमारा जो एक्ट था वो था 2019 में ही, अगस्त में, लेकिन इसे ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होने में काफी टाइम लग गया, तकरीबन 11 महीने लगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कुछ नए पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए गए, जैसे कि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस कवर किए गए। द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कवर्स ऑनलाइन, जिसे हम लोग ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस कहते हैं। पुराने अगर हम लोग बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो उसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था, यानी कि अगर आप ऑफलाइन किसी प्रोडक्ट को खरीदते थे तो ही आप उसकी कंप्लेन रिलेटेड रेजिडेंशियल एजेंसीज में कंप्लेन कर सकते थे। लेकिन एज पर द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसमें सबसे बड़ा अमेंडमेंट ये किया गया कि इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ साथ ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस के साथ, मतलब अगर आप शॉप पे जाते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट की कंप्लेन के साथ साथ अगर आपको किसी तरह के ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को लेकर कंप्लेन है, जैसे अगर आपने फ्लिपकार्ट, Amazon, मिंत्रा और लाइमरोड, डिफरेंट एप्लीकेशंस के नाम आपको पता होंगे, पेटीएम, गूगल पे, फेसबुक और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है या कोई सर्विस ली है और आपको उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करनी है तो आप न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत उन सारे
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और देयर सर्विसेज। यानी एज इट इज आप शॉप से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी कंप्लेन तो आप कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ अगर आपने कोई ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन किया है तो उनकी कंप्लेंट्स भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, मेन पॉइंट ऑफ द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द प्लेस ऑफ फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर, प्लेस ऑफ फाइलिंग complaints of consumer at consumer। थोड़ा सा ये जो लाइन है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। दैट इज इन प्लेस ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट ऑफ कंज्यूमर एट कंज्यूमर। इट मींस अगर किसी कंज्यूमर को कंप्लेन करना है तो उस कंप्लेन की जो प्लेस ऑफ फाइलिंग होगी वो कंज्यूमर की यहां पे होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंज्यूमर है जो बिलोंग्स करता है यूपी से, यूपी के बीएनएस से बिलोंग करता है और इसने कोई प्रोडक्ट या सर्विस टेक ओवर की है फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर और द सेलर ऑफ Delhi। So you can see that जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई भी सर्विस लेते हैं तो उसमें पहले टर्म्स एंड कंडीशन होती थी कि अगर आपको उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को लेकर कोई कंप्लेन करनी होती थी तो आपको सेलर के प्लेस पर जाकर कंप्लेन करनी पड़ती थी। यानी अगर आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस कहां से ली, दिल्ली से ली, तो आपको दिल्ली जाना पड़ता था, वहां के कंज्यूमर कोर्ट में वहां के जो रेजिडेंशियल एजेंसीज थी वहां कंप्लेन करना पड़ता था। बट अब कंज्यूमर के फेवर में सबसे बड़ा अमेंडमेंट किया गया है इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करने के साथ साथ उसने जो प्लेस ऑफ फाइलिंग है वो कंज्यूमर की कर दी। यानी कंज्यूमर अपने जहां पे वो अवेलेबल है, अगर वो यूपी में है, बिहार में है, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी है, तो वो अपनी कंप्लेन को क्या कर सकता है, बुक करा सकता है। यानी इसको लेकर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको वेंडर के या सर्विस प्रोवाइडर के या सेलर के प्लेस पे जाकर कंप्लेन करनी पड़ेगी, वहां के रजिस्ट्रेशन एजेंसी में कंप्लेन करके, ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है। सो आई होप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सो जो पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उससे भी आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि जो पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें वो 1986 में इंप्लीमेंट हुआ था, लेकिन जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 2020 में इंप्लीमेंट हुआ था और 2019 में पास हुआ था। जो पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 में पास हुआ था, 1987 में अप्लाई हुआ था, ये भी याद रखिए। दूसरा डिफरेंस आपने देखा कि जो पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 वाला, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस को ही आप कंप्लेन कर सकते थे। यानी अगर आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न या डिफरेंट साइट से या स्नैपडील से या फिर आपने सुना होगा जहां पे आप मीडिएटर से मिलते हैं, वहां से आप प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, तो वहां पर आपको कोई कवर नहीं मिलता था। यानी अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो आप उनके कस्टमर केयर में कंप्लेन कर सकते थे, रिटर्न करा सकते थे। उनका रिटर्न थोड़ा तगड़ा है, मतलब उनका जो कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको वहां पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है सो आप इंडियन गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन एजेंसीज को क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको देखने को मिला कि पहले जो प्लेस ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट्स था वो कहां पे था, सेलर के प्लेस पे, सर्विस प्रोवाइडर के प्लेस पे जाकर वहां की रेजिडेंशियल एजेंसीज पे आपको कंप्लेन करना पड़ता था। लेकिन ड्यू टू द चेंज इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यू कैन सी दैट यहां कंज्यूमर को बेनिफिट दिया गया है और कहा गया है कि कंज्यूमर को अपने होम टाउन में या जहां पे भी वो रह रहा है वहां पर ही वो क्या कर सकता है, अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकता है, यानी अपनी कंप्लेन बुक कर सकता है। सो यू कैन सी दैट बहुत सारे
चेंजेस किए गए, इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं इन द एनडीए गवर्नमेंट, बाय द एनडीए गवर्नमेंट। इसके साथ ही साथ आपने सुना होगा, कल की वीडियोस में मैं डिस्कस कर रहा था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। यू कैन सी दैट कंज्यूमर कई तरह से एक्सप्लॉइट होता है बाय द सेलर, बाय द सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो, एडल्ट्रेशन हो। तो एडल्ट्रेशन के लिए तो अलग से एक्ट बना हुआ है। उसके साथ ही साथ कंज्यूमर को हम मिसप्रेजेंटेशन करते हैं, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, उनके जो प्रोडक्ट से यूटिलिटी नहीं मिलने वाली वो भी हम बता देंगे, उससे वो उस प्रोडक्ट से उसको वो यूटिलिटी मिलेगी। तो पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको उस प्रोडक्ट या सर्विसेज से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जाइए कंप्लेन करिए और आपको जो कंपनसेशन मिलना है वो मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एक लाइन जोड़ी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन और एनी फर्म प्रेजेंट दी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म या कोई पर्सन अपने प्रोडक्ट या सर्विस का फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करता है, चाहे उससे किसी को बेनिफिट हो चाहे लॉस हो, आई डोंट नो, मींस लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई वांट टू से। आई वांट टू से दैट कि अगर पुराना जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, आप उसमें कंप्लेन कब करते थे? जब आपको उस प्रोडक्ट से या सर्विस से प्रॉब्लम होती थी, आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, तो आप जाते थे और अपना कंप्लेन क्या करते थे? दर्ज कराते थे। बट न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कहा है कि हम क्यों वेट करें किसी को प्रॉब्लम होने की? वाई वी आर वेटिंग फॉर द कि किसी को किसी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम हो या सर्विस से किसी को इंजरी हो, हम क्यों ना पहले से ही उसके लिए तैयार हैं। यानी अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करता है, गलत एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट करता है, तो उस सिचुएशन में उस पर 2 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, इफ एनी कंपनी ब्रॉडकास्ट और प्रेजेंट फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। उसको आप समझ लीजिए, मैं इसलिए हिंदी में लिख रहा हूं, जेल भी जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। जेल, इम्प्रिजमेंट एंड जुर्माना, फाइन दोनों बियर करना पड़ सकता है। जेल हो सकती है 2 इयर्स तक की और फाइन लग सकता है 10 लाख रुपीस तक का। यानी कि अगर कोई भी कंपनी गलत एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट करती है, चाहे उस एडवर्टाइजमेंट के कारण या उस फैक्टर के कारण किसी को कोई लॉस हुआ हो या ना हो, इससे हमें मतलब नहीं है। यहां ये लाइन इसलिए जोड़ी गई है कि हम क्यों किसी के लॉस होने का वेट करें कि वो कंप्लेन करें फिर हम एक्शन लें। हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे कि अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, इसको ऑर्गेनाइजेशन ही कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गलत एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट करता है, तो उसे हम डायरेक्टली बिना किसी कंज्यूमर के कंप्लेन के ही हम उसे डायरेक्टली क्या कर सकें? जेल भेज सकें या फिर जुर्माना भेज सकें। यानी उसके लिए जिसको भी दोषी पाया जाएगा या जिसको भी इसका जिम्मेदार पाया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल पाया जाएगा, उसके लिए ये प्रोविजन बनाया गया है। वो ऑर्गेनाइजेशन पे टैक्स करेगा और उसके जो भी कमेटी रहेगी या जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको जेल मिलेगी 2 साल की। सो ये कुछ चीजें चेंजेस किए गए हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ऐड किए गए हैं, जैसे ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपको पता है इस समय
इन हियरिंग, यानी आपको पता है कि अब हमारा जो देश है वो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। सो गवर्नमेंट ने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखी गई है कि न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ये ऐड किया गया है कि अगर किसी कंज्यूमर को कोई भी कंप्लेन प्लेस करनी है तो वो ऑफलाइन तो प्लेस कर सकता है, वहां के रेजिडेंशियल एजेंसीज में गया और कंप्लेन करते। दूसरा, उसके पास ये ऑप्शन है ई फाइलिंग, जैसे आप ई फाइलिंग से टैक्स रिटर्न भरते हैं उसी तरह से अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो आप उस वेबसाइट पे जाइए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 की कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो वेबसाइट्स है आप ई फाइल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, घर बैठे बैठे। उसी तरह से आपको घर बैठे बैठे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और आपकी हियरिंग भी हो सकती है, यानी आपको कोर्ट बार बार चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सो यू कैन सी द लॉट्स ऑफ द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 टू अवर consumer. Okay, so I hope it is clear for you. Please note down. And today we discussed lots of the important acts which are implemented by the Indian government to protect the interests of the consumer, as well as we discussed about the new important points implemented by the government under the new Consumer Protection 1986. So आज के लिए इतना ही. Thank you. Take care. Bye bye.